और साथियों आज का दिन जो है सीधा संवाद कार्यक्रम रहता है। इसमें ज़्यादा चर्चा करना नहीं रहता है क्योंकि बहुत से साथी लोग चाहते हैं कि बात करें या फिर बात करने के लिए समय नहीं रहता है बाकी समय में। और बहुत से लोग संकोच भी करते होंगे कि भई सर बिज़ी होंगे तो कैसे बात करें। इसलिए आज का विशेष कार्यक्रम सीधा संवाद कार्यक्रम प्रति गुरुवार को रखा गया है। किंतु फिर भी नए साथी लोग हैं इसलिए संक्षिप्त में प्लान को बताना ज़रूरी हो जाता है। साथियों ये आर्थिक गण व्यवस्था का मेगा प्लान है। हमारे समुदाय के पास वैसे देखा जाए तो प्रारंभ से सब कुछ था। सब कुछ कहने का मतलब जो है प्राकृतिक संसाधन से भरा पूरा। किसी चीज की कमी नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो हम सभी गाँवों के मालिक हैं। जितने भी गाँव हैं, सभी गाँवों के मालिक हैं। क्योंकि सभी गाँवों को हमारे पूर्वजों ने बसाया है। इसीलिए सभी गाँवों की जो पारंपरिक व्यवस्था है, वहाँ के पूजा पाठ, वहाँ के गुंगो सिस्टम, वहाँ के बैगा मुखिया मांझी सिस्टम, वो हमारे ट्राइबलों की गण व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए सभी गाँव के मालिक हैं। अब जब सभी गाँव के मालिक हैं, इसका मतलब सभी प्रदेश के भी मालिक हो गए और देश के भी मालिक हो गए। इसका मतलब सभी गाँव के मालिक होने का मतलब है हम पूरे देश के मालिक हैं। और जब सभी गाँव के मालिक हैं, इसका मतलब गाँव की सरहद सीमा के भीतर जितने जंगल हैं, जितने जमीन है, जितने पानी है, जितने खनिज है, सबके मालिक भी हम हो गए। हमारे पूर्वज थे तो हम हो गए। सबसे ज्यादा जंगल हमारे गांव में है। सब गांव को मिला दिया जाए तो सबसे जंगल गांव में ही होता है। सबसे ज्यादा जमीन हम आदिवासियों के पास अगर गांव की सरहद सीमा को देखें तो है। सबसे ज्यादा पानी है, सबसे ज्यादा खनिज है। और गढ़ किलों के आविष्कारक और गढ़ किलों के मालिक भी हमारे पुरखा लोग ही थे। राजा महाराजा भी थे। इस हिसाब से भी हम राजाओं के वंशज हैं, इस हिसाब से भी हम लोग समृद्ध हमारे पूर्वज थे। इसके अलावा सभी भाषाओं के आविष्कारक हमारे पूर्वज हैं। जितने भी स्थानीय भाषा होते हैं वो ट्राइबलों की ही भाषा होते हैं। कोई भी प्रदेश की भाषा हिंदी और अंग्रेजी नहीं है। हिंदी बाद में विकसित हुआ भाषा है। इसका मतलब हर एक प्रदेश की जो भाषा है वहाँ की लोकल भाषा है, और लोकल मतलब वहाँ के ट्राइबलों की भाषा। तो भाषा के रूप में भी हम समृद्ध हैं। सबसे पुरानी संस्कृति हमारी और सभी संस्कृतियों के जनक हम आदिवासियों की संस्कृति है। तो सांस्कृतिक रूप से हम लोग भी समृद्ध हैं। सबसे ज्यादा जड़ी बूटी का जानने वाला ज्ञानी हमारे पूर्वज हैं। सब कुछ तो है, क्या चीज की कमी है? सबसे ज्यादा शासन प्रशासन में सुविधाएं भी हम ही को मिलता है। एजुकेशन में आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, शिक्षा में आरक्षण है, छात्रावास बने हुए हैं, अलग से स्टाइपेंड मिलता है। सरकार का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर ट्राइबलों के लिए फंड ना आता हो। सभी विभाग में आदिवासियों के लिए सब्सिडी वाला फंड है। चाहे कृषि विभाग ले लीजिए, चाहे पशुपालन विभाग ले लीजिए, चाहे उद्योग ले लीजिए, ट्राइबलों के लिए सब्सिडी वाला फंड अलग से रिजर्व रहता है। इसके अलावा आदिवासियों के लिए अलग से मंत्रालय बने हुए हैं, जनजाति मंत्रालय। संविधान में अलग से प्रावधान है कि आदिवासियों के लिए अलग से बजट पारित होंगे। इसके अलावा हमारे जंगल में जितना वनोपज होता है उसका राजस्व का पैसा भी रिटर्न होकर के ट्राइबलों के विकास के लिए आता है। खनिज का पैसा जिला खनिज निधि के रूप में भी रिटर्न होकर के कलेक्टर के पास आता है ताकि उस क्षेत्र के ट्राइबलों का विकास हो सके। सबसे ज्यादा एनजीओ आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। और शासन प्रशासन भी आदिवासियों में सबसे ज्यादा फोकस करके आदिवासियों को ऊपर उठाने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा नेता भी आदिवासियों में ही है, खास करके आदिवासी क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र, पांचवी और छठवीं अनुसूचित क्षेत्र जो होता है वो आदिवासियों के लिए ही होता है।
ऐसा सुविधा अन्य किसी समुदाय के लिए नहीं है। 5वीं और 6वीं अनुसूची, जहाँ पर आदिवासियों के सरपंच भी होंगे, उसका जनपद सदस्य भी होगा, उसका जिला पंचायत भी होगा, उसका विधायक के लिए भी आरक्षित होगा, उसका सांसद भी आदिवासी बनेंगे और उस क्षेत्र में मंत्री भी आदिवासी बनेगा। नगर निगम और नगर पंचायत को छोड़ दिया जाए तो आदिवासी क्षेत्रों के सभी गांवों के सरपंच से लेकर के उस क्षेत्र के सांसद आदिवासी ही बनते हैं। इसके अलावा आदिवासियों के फंड इतने ढेर सारे हैं कि सरकार को समझ में नहीं आता कि आदिवासियों के पैसे को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसलिए उसका बंदरबांट हो जाता है। आदिवासियों की जमीन को कोई खरीद नहीं सकता, सुरक्षित है। अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी जमीन का खरीदी बिक्री पर पूरी तरह से 100% रोक है, ये भी प्रावधान है। इसके अलावा आदिवासियों पर कोई प्रताड़ित करता है, उसको उस पर अत्याचार करता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो एट्रोसिटी एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। इतना सब कुछ तो है, उसके बावजूद भी ऐसा क्या कमी है कि हमारे पास सामुदायिक संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है। पूरा समाज तरक्की कर रहा है, पूरा जो है देश दुनिया चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, आसमान छूने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारी जो संपत्ति है वो घटते घटते खत्म होने की स्थिति पर आ गया। कोई भी देश का विकास उसकी संपत्ति से आंका जाता है। उसके पास कितना परिसंपत्ति है, जिसको एसेट बोलते हैं, अंग्रेजी में एसेट बोलते हैं। संपत्ति, संपत्ति का मतलब क्या होता है कि ऐसा संपत्ति जिससे इनकम आता हो, उसको एसेट कहते हैं। संपत्ति उसी को कहते हैं जिससे इनकम आता हो। और ऐसी संपत्ति जिस पर इनकम नहीं आता बल्कि उस पर हमको ब्याज देना पड़ता हो, किस्त देना पड़ता हो, खर्चे होते हो, उसको एसेट नहीं कहा जाता, उसको देनदारी बोलते हैं। इसको ऐसे समझे, मान के चलिए यदि आपके पास ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर से आप हर महीना कुछ कमा ले रहे हैं तो आपका एसेट है। लेकिन यदि आपके पास कार है और कार से आपका कमाई नहीं हो रहा है बल्कि आप उल्टा जो है 15,000 रुपये हर महीना कार का किस्त दे रहे हैं, तो कार आपका एसेट नहीं है बल्कि वो आपका लाइबिलिटी है, आपका देनदारी है। तो उस हिसाब से देखिए तो हमारे पास एसेट के नाम पर क्या है, हमारे पास संपत्ति के नाम पर क्या है। इतने सालों के सरकारी बजट के बावजूद भी, इतने नेता बनने के बावजूद भी, जैसे मुस्लिम समुदाय का हर ब्लॉकों में मस्जिद और मदरसा होता है, अग्रवाल लोगों का जो है अग्रवाल धर्मशाला होता है, जैन लोगों का जैन धर्मशाला होता है, उनके हॉस्पिटल होते हैं, उनके स्कूल होते हैं, उनके बड़े बड़े उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं। हमारा जो है अपने ब्लॉक पर गांव को छोड़ दिया जाए तो क्या आपके ब्लॉक पर आदिवासी समुदाय की ऐसा कोई संपत्ति है जिससे समाज को इनकम आता हो, या आपके जिला लेवल पर ऐसा कोई संपत्ति है समाज की सार्वजनिक संपत्ति जिसका जिससे समाज को सार्वजनिक इनकम आता हो? मुस्लिमों का तो मस्जिद और मदरसा है, बाकी लोगों का भी है, सभी समुदाय वालों का है। तो सबके सामुदायिक संपत्ति में वृद्धि हो रहा है, आदिवासियों के पास ऐसा कोई कमी नहीं है। न कानून की कमी नहीं है, न संविधान में प्रावधान की कमी नहीं है, न बजट की कमी नहीं है, न नेताओं की कमी नहीं है, और न ही जो है आरक्षण सुविधाओं की कमी नहीं है। सब कुछ तो है। फिर भी आपके ब्लॉक पर, हमारे ब्लॉक पर, हमारे समाज का सार्वजनिक रूप से समाज के द्वारा खोला हुआ एक चाय का ठेला तक नहीं मिलता। ये समाज ने आज तक किसी को सार्वजनिक पैसे से कि बाबू आप चाय का ठेला खोल लो, ऐसा करके किसी को जो है चाय का ठेला तक नहीं खुलवा पाया। हॉस्पिटल और स्कूल और यूनिवर्सिटी की तो बात छोड़ दीजिए, उद्योग कारखाना की तो बात छोड़ दीजिए, तो इतने सालों की आजादी में हमने क्या तरक्की किया? शिक्षा तो समय की मांग है, वो तो मिल ही जाएगा।
बिल्डिंग बना लेना, अच्छे से पहले खटिया में सोते थे, अब जो है रजाई में सोने लग गए। पहले मिट्टी के मकान में रहते थे, अब जो है ईंटे के मकान में रहने लग गए। पहले जो है धोती और लंगोट पहनते थे, अब जीन्स और शर्ट पहनने लग गए। उसको विकास नहीं कहते, उसको परिवर्तन बोल सकते हैं, समय की परिवर्तन बोल सकते हैं। विकास उसको कहते हैं कि पहले आपके पास यदि 5 एकड़ जमीन रहा होगा, तो अब आपके पास जो है 50 एकड़ जमीन हो जाना चाहिए था। संपत्ति में वृद्धि को विकास कहते हैं, एसेट में वृद्धि को विकास कहते हैं। हमने कितना एसेट बना लिया समाज के नाम पर। व्यक्तिगत एसेट की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्तिगत एसेट की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि व्यक्तिगत जो संपत्ति होता है वो कभी स्थायी नहीं होता। एक स्थिति ऐसा आता है कि वो खत्म हो जाता है व्यक्तिगत एसेट। कैसे खत्म होता है? क्योंकि जितने बेटे आप होंगे, जितने बच्चे होंगे, उतने बच्चों में आपका पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है। मान लीजिए आपने शहर में 4 कमरे का मकान बना लिया, आपकी निजी संपत्ति है। लेकिन आपके 2 बेटे होंगे, तो दोनों बेटों में बंटवारा होगा, तो 4 कमरे का बंटवारा होगा, तो एक एक बेटे को कितना आएगा? 2-2 कमरे आएंगे। अगले पीढ़ी में फिर 2 बेटे हो गए, तो 2 बेटों में फिर बंटवारा होगा, तो एक एक कमरे आएगा। उसके बाद फिर बंटवारा होगा तो आधा आधा कमरे आएगा। एक स्थिति ऐसा आएगा कि पैतृक संपत्ति बंटवारा होते होते खत्म हो जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत संपत्ति कभी भी टिकने वाला नहीं है। बड़े बड़े राजा लोग अपनी महल, अपने गढ़ किला नहीं बचा पाए, तो हम कौन से खेत के मूल्य हैं कि अपने बंगला को, अपनी जमीन को बचा पाएंगे? बच ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल खत्म होके रहेगा। इसलिए सार्वजनिक संपत्ति की बात कर रहे हैं कि हमारे समाज की, आपके ब्लॉक पर, आपके जिला पर, आपके प्रदेश पर जो है कितनी संपत्ति है जिससे समाज को इनकम आता हो? जीरो है ना। तो इतने ढेर सारे नेता पैदा करने की, इतने ढेर सारे आरक्षण सुविधा लेने की, अलग से जनजाति मंत्रालय होने की, इतने ढेर सारी एनजीओ बनाने की, इतने ढेर सारे कानून और संविधान होने की, तो कुछ फायदा हुआ समाज को? अब संपत्ति का इतिहास देख लेते हैं। आजादी से बहुत पहले, मुगलों से भी पहले, देश में जब कोई कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था, कोई साम्राज्य नहीं था, उस समय हमारे गांव की सरहद सीमा के सारे जमीन हमारे पूर्वजों के थे। जितना चाहे आप जोत करके खेती कर सकते थे। जहां चाहे आप पहाड़ में, नदी किनारे, जंगल में, जहां चाहे वहां खेत बना सकते थे, वहां घर बना सकते थे। मतलब सीमा का कोई बंधन नहीं था। सारे जमीन हमारे पूर्वजों के थे। लेकिन जब बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ, हमारे देश में आगमन हुआ, तो विशेष करके मुगल, और मुगल के बाद जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेज लोगों ने हमारे जंगल और हमारी जमीन पर कानून बनाने लगे। तो हमारे लोगों ने विरोध किया कि भाई जंगल हमारा है, जमीन हमारा है, हमारे गांव की सरहद सीमा के भीतर जितने भी पानी है, जंगल है, वो हमारा है। और हमारे जमीन पर, हमारे जंगल पर तुम कानून बनाने वाले होते कौन हो? इस बात को लेकर के विद्रोह हुआ, जिसको आदिवासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसकी बहुत लंबा इतिहास है। जिसमें जो है बहुत से महापुरुष, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे कोमाराम भीम हो, चाहे वीर गुंडाधुर हो, चाहे संथाल परगना के योद्धा लोग हो, चाहे छोटा नागपुर के योद्धा लोग हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे तेलंगाना के हो, पूरे देश भर में जो है आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया कि भाई हमारे जल जंगल जमीन पर तुम कानून बनाने वाले होते कौन हो? और अंग्रेजों को झुकना पड़ा, और उन्होंने झुक करके अपने कानून में संशोधन किया और ये घोषणा की कि भाई हमारा अंग्रेजों का कानून आदिवासियों के ऊपर सीधा लागू नहीं होगा। जहां आदिवासी है उस क्षेत्र में आदिवासियों का, अंग्रेजों का कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने बकायदा जो है एक्सक्लूडेड और पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया बनाया, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया, और उसमें प्रावधान किया गया कि भाई आदिवासी क्षेत्र में हमारा कानून लागू नहीं होगा सीधा। देश को 3
प्रशासनिक क्षेत्रों में अंग्रेजों ने बांटा। एक जहां पर अंग्रेज स्वतंत्र पूर्वक राज करते थे, उसको ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। अब एक जो राजा रजवाड़े लोग, राजा लोग जहां पर राज करते थे, राजाओं का साम्राज्य था, उसको उसको अलग नाम था, उसका स्टेट इंडियन स्टेट। लेकिन जहां पर आदिवासी थे उसको ट्राइबल एरिया घोषित किया गया। अंग्रेजों ने इस प्रकार से आदिवासियों के लिए कानून बनाया, जिसके कारण से छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट बना और संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट बना, जिसमें प्रावधान था कि आदिवासियों की जमीन चाहे उद्योग पर्पज के लिए हो, चाहे कोई भी पर्पज के लिए हो, कोई भी गैर आदिवासी उसको खरीद नहीं सकता। आदिवासियों को जमीन से विस्थापित नहीं किया जा सकता। ऐसा ऐसा कानून उन लोगों ने बनाया, अंग्रेजों ने। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो सभी राजाओं के रियासत को भारत के संघ में शामिल किया गया। और दूसरी समस्या यह है कि भाई राजाओं की रियासत को भारत के संघ में शामिल कर लिया जा रहा है, लेकिन ट्राइबल एरिया को कैसे किया जाए, आदिवासी क्षेत्रों को कैसे किया जाए? क्योंकि वो तो अलग ही राज्य होता है, आदिवासी क्षेत्र, जहां पर आदिवासी उसका प्रशासक और नियंत्रक होगा। कोई गैर आदिवासी आदिवासियों के ऊपर राज नहीं कर सकता। तो उसको भारत में कैसे शामिल किया जाए? तो उसको भारत में शामिल करने के लिए अंग्रेजों के बनाए हुए संविधान कानून को फिर से लागू किया गया, जिसको 5वीं और 6वीं अनुसूची कहा जाता है। उसमें प्रावधान किया गया कि लोकसभा और विधानसभा में बना हुआ कानून आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होंगे, जब तक आदिवासी न चाहें। उनकी अनुमति से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानून आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होंगे, सीधे सीधे। उनके हित में जो कानून होगा वही लागू होगा। उनके विरुद्ध में जो कानून होगा, वो अगर आदिवासी विरोध करता है कि हमारा कानून हम पर नहीं लागू होना चाहिए, तो वो कानून आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होगा। ये 5वीं और 6वीं अनुसूची का प्रावधान को लागू किया गया। लेकिन दूसरी समस्या ये आई कि आदिवासियों के क्षेत्र में भी विधायक और सांसद खड़ा करना था। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में सांसद और विधायक खड़ा करने के लिए लोकसभा के कानून तो आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। तो फिर इसके लिए फिर क्या प्रावधान किया गया? उसमें फिर जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में फिर पंचायती राज पेशा एक्ट बना करके उसको विस्तारीकरण किया गया, और सरकार की एजेंसी हमारे गांव गांव में पहुंची, जिसको पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। और पंचायतों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से सरकार ने हमारे जमीनों का अधिग्रहण शुरू किया, और 5वीं और 6वीं कानून को दरकिनार करके सरपंच के हस्ताक्षर से ही जमीनों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। लेकिन एक और बड़ी संकट थी कि आजादी के बाद जो है जमीन का फिर क्या होगा, जमीन का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि जमीन को कागज में रिकॉर्ड में लेना जरूरी था। तो फिर सेटलमेंट के तहत जमीनों का आवंटन किया गया। हमारे पूर्वजों ने विरोध किया भाई, कि जब अंग्रेज हमारे गांव में नहीं घुस पाए, तो आप सरकार हमारे गांव में कैसे घुसेगा? तो फिर जमीन बांटा गया, क्योंकि ये कहा गया कि भाई जो जितना जमीन कमा रहा है, जितना जमीन जोत रहा है, उतना जमीन उसको दिया जाएगा। तो जो लोगों ने जितना जमीन बताया उतने का उसके नाम से सेटलमेंट बना। किसी ने 50 एकड़ बताया, किसी ने 40 एकड़ बताया कि मैं 40 एकड़ में खेती करता हूँ, किसी ने बताया कि 50 एकड़ में खेती करता हूँ, किसी ने कहा 60 एकड़ में खेती करता हूँ। तो उतने जमीन का सेटलमेंट के कागज उनके नाम से बना, और जमीन उनको मिल गया। जिनको जमीन मिला वो बड़ा खुश हो गए कि 50 एकड़, 60 एकड़, 70 एकड़, 100 एकड़ जमीन मिल गया, इस जमीन के हम मालिक हो गए। ऐसा सोच करके वो खुश हो गए। और हमको जो जमीन मिला, उससे जो जमीन बचा, उसको उस समय के जो पुरोहित थे, उस समय जो गांव में बड़े बड़े मुनीम थे, गांव के जो जमींदार टाइप से लोग थे,
वो लोग 400 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ जमीन का सेटलमेंट अपने नाम से करवा। हमको कितना मिला? 40 एकड़, 50 एकड़, 60 एकड़। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो बाहर से आकर के मुनीम का काम करते थे, जमींदारी का काम करते थे अंग्रेजों का, वो लोग अपने नाम से 500 एकड़, 600 एकड़, 1000 एकड़ अपने नाम से करा। यहाँ तक कि हमारे गढ़ किलो के जमीन को भी अपने नाम से सेटलमेंट में चढ़वा लिया। और उन पुरोहितों से, उन मुनीमों से, उन जमींदारों से जो जमीन बच गया, वो सारे जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर दिया। जमीन को राजस्व विभाग का बना दिया गया, जंगल को वन विभाग का बना दिया गया, पानी को जल संसाधन विभाग का बना दिया गया, खनिज को खनिज विभाग का बना दिया गया। जिस गांव में हमारे अंग्रेज नहीं घुस सकते थे, उस गांव में हमको 40-50 एकड़ जमीन दे करके हमारे गांव के सारे जमीन को राजस्व विभाग का बना दिया गया। अब हमारे पास कितना संपत्ति? पहले पूरा गांव हमारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे गांव में हमारी संपत्ति के नाम पर सिर्फ हमारा सेटलमेंट के कागज है। सेटलमेंट के तहत जो कागज में जमीन मिला वही हमारा जमीन है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, ऐसा जो नारा लगाते हैं वो गलत है। क्योंकि सरकार के किसी भी चीज में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सरकारी कंपनियां है, बीएसएनएल है, बीएसएनएल में आपके कितने शेयर है? एसीसीएल में आपके कितने शेयर है? रेलवे में आपके कितने शेयर है? जीरो है ना। उसमें आपका संपत्ति नहीं है ना, तो फिर वो हमारे कैसे संपत्ति हुई? इसलिए इस अंधविश्वास को तोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के नाम से जो जमीन रजिस्टर्ड होता है, वही रजिस्टर्ड जमीन ही उसकी संपत्ति कहलाती है। यदि आपको किसी ने मोटरसाइकिल या कार गिफ्ट में दिया हो, लेकिन वो कार आपका तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आरटीओ में आपके नाम का रजिस्ट्री ना हो जाए। यदि कोई कहे कि मैंने आपको कार गिफ्ट कर दिया, लेकिन नाम मेरा ही चलता रहेगा, आप बस चलाओ, उपयोग करो, जिंदगी भर उपयोग करो कार को, नाम मेरा रहेगा लेकिन कार आपका रहेगा, अगर ऐसा कोई बोलता है, तो रियल में आप कार के मालिक नहीं है। क्योंकि जिसके नाम से वो कार रजिस्टर्ड है वही उसका मालिक होता है। उसी प्रकार से जिस जमीन पर जिस व्यक्ति का रजिस्ट्री होता है वही उसका मालिक होता है। तो क्या गांव के जमीन का रजिस्ट्री हमारे ग्राम सभा के नाम पर है क्या? हमारे ग्राम पंचायत के नाम पर है क्या? राजस्व विभाग के नाम पर है। अब पहली पीढ़ी में 50 एकड़ जमीन मिला। सोचिए, पहले पीढ़ी में 50 एकड़ जमीन मिला आजादी के बाद, हमारे लोग बहुत खुश हो गए कि 50 एकड़ जमीन को जोतेंगे, खाएंगे। और उस समय जब नौकरी के लिए वैकेंसी निकलता था तो कोई नौकरी करने नहीं जाता था, ये सोच करके भाई इतना इतना जमीन को कौन कमाएगा, इतने इतने जमीन को छोड़ करके कौन नौकरी करने जाएगा, हम खेती करेंगे। ऐसा सोच करके हमारे बाप दादा लोग जो है नौकरी करने नहीं गए और खेती में ही मगर रहे। लेकिन उस समय संतान भी 5 ठो, 10 ठो, 15 ठो पैदा करते थे। परिवार नियोजन के कोई कानून नहीं था। हमारे बाबा लोग ही 7 भाई थे, और उस समय सभी लोग 7, 5, 10 भाई हुआ करते थे। तो सोचिए, पहले पीढ़ी में 50 एकड़ जमीन था, लेकिन यदि 5 बेटे हुए होंगे और पांचों बेटों में 50 एकड़ जमीन का बंटवारा हुआ होगा, तो एक बेटे को कितना मिला होगा? 50 एकड़ जमीन 5 बेटों में बांट दीजिए, पहला पीढ़ी में बटा होगा। एक एक बेटो कितना कितना? 10-10 एकड़ जमीन। 50 एकड़ जमीन दूसरा पीढ़ी में कितना आ गया? 10-10 एकड़ हो गया। सीधा 50 से 10 एकड़ हो गया दूसरा पीढ़ी में। फिर से जो है तीसरा पीढ़ी के आते आते दूसरा पीढ़ी में फिर 5-5 बेटे हो गए, तो 10 एकड़ जमीन फिर 5 बेटों में बटा होगा। तो 10 एकड़ जमीन फिर 5 बेटों में बटा होगा, तो एक एक बेटे कितना कितना बंटवारा? 2-2 एकड़। तीसरा पीढ़ी में 2-2 एकड़ हो गया।
पहला पीढ़ी में 50 एकड़ जमीन था, दूसरा पीढ़ी में 10-10 एकड़ जमीन हो गया, और तीसरा पीढ़ी में 2-2 एकड़ जमीन हो गए। वही तीसरा पीढ़ी के हम लोग हैं, जिसके पास 2 एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़ जमीन है। मतलब पूर्वजों के सारे जमीन 3 पीढ़ी में ही खत्म हो गए। तो अगले 3 पीढ़ी में कितना जमीन बचेगा? अगले 3 पीढ़ी में कितना जमीन बचेगा? जीरो हो जाएगा। मरने के बाद दफनाने तक के लिए जमीन नहीं होगा। खेती करना तो छोड़ दीजिए, घर बनाने तक के लिए जमीन नहीं होगा। मरने के बाद दफनाने तक के लिए जमीन नहीं होगा। जब हमारा गांव में जमीन ही नहीं होगा, तो क्या हमारा आने वाला पीढ़ी जो हाईटेक दुनिया में अभी पैदा हो रहा है, मोबाइल और कंप्यूटर के दुनिया में पैदा हो रहा है, जो बोलना बाद में सीखता है, पहले मोबाइल का गेम का पासवर्ड खोलना सीख जाता है, वो पीढ़ी क्या खेती करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। एक तो खेती में उसको कोई रुचि नहीं है, दूसरा उसके पास जमीन ही नहीं रहेगा खेती करने लायक। खेती करना छोड़ देगा वो। और सभी किसानों के साथ ये होने वाला है, कोई भी किसान खेती नहीं करेगा आने वाले समय में। सभी किसान जो है के पास जमीन नहीं होगा, सब अपने जमीन को छोड़ करके शहर की तरफ रोजगार की तलाश में जाएंगे। कोई फैक्ट्री में काम करेगा, तो कोई मजदूरी करेगा, तो कोई कोई छोटा मोटा रोजगार करने की कोशिश करेगा। लेकिन खेती कोई नहीं करेगा, क्योंकि खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं होगा। लेकिन जो खेती करना भी चाहेगा, जिसके पास मान लीजिए कहीं से वो पैसा से जमीन खरीद करके खेत, मान लीजिए वो पैसा से जमीन खरीद लिया 4 एकड़ 5 एकड़, उसके बाद वो खेती करना भी चाहेगा, तो बीज तो उद्योगपति के कंट्रोल में है, खाद उद्योगपति के कंट्रोल में है, पानी उद्योगपति के कंट्रोल में है। जब तक उद्योगपतियों से खाद बीज और दवाई नहीं खरीदेंगे, पानी नहीं खरीदेंगे, आपको खेती नहीं होगा। भूमिगत पानी सूख जाएगा, कुएं और तालाब नदी सूख रहे हैं। शहरों में मुश्किल से 40-50 साल, और उसके बाद शहरों के सारे बोर, सारे हैंडपंप सूख जाएंगे, किसी काम के नहीं होंगे। 40-50 साल बाद जो है, एक भी शहर के बोर से पानी नहीं निकलेगा। और शहर के बोर से जब पानी नहीं निकलेगा, तो उनका शौचालय, उनका किचन बिना काम का हो जाएगा। पूरा शहर छलनी हो चुका है, छेद, जैसे छलनी में छेद होता है ना। यदि आसमान से दूरबीन में देखेंगे तो हर एक घर में एक तो बोर है। पूरी तरह से जमीन खोखला हो चुका है, और दिन भर पानी निकल रहा है, अंदर पानी ही नहीं जा रहा है। एक ना एक दिन ऐसा स्थिति आएगा कि सारे बोर सूख जाएंगे। और उस समय फिर क्या होगा? हर एक घर में जैसे गैस सिलेंडर का पाइपलाइन बिछता है, उसी प्रकार से हर एक घर में पानी का पाइपलाइन बिछेगा। पानी का पाइपलाइन चालू हो चुका है। अभी जल जल वाला योजना जो गांव गांव में नल लग रहा है ना, बड़ा बड़ा टंकी बन रहा है, उसके बाद हर घर में पानी का कनेक्शन जा रहा है। पहले आप लोग बिजली का कनेक्शन सुनते रहे होंगे ना, अब पानी का कनेक्शन हर घर में जाएगा, हर घर में नल लगेगा। और जैसे बिजली पहले सरकारी था, लेकिन अब कई सौ राज्यों में बिजली जो है, विभाग किसी कंपनी को टेंडर दे देती है। अब वो कंपनी जो है बिजली सप्लाई करता है। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कारपोरेशन लिमिटेड है, लेकिन शायद झारखंड के कौन से राज्य में अडानी विद्युत वितरण लिमिटेड है। अडानी को टेंडर मिला हुआ है, और कई जगह रिलायंस को टेंडर मिला हुआ है। इस टाइप से अलग अलग कंपनियों को बिजली का टेंडर मिला। आने वाले समय में घरों घर में पानी का पाइपलाइन बिछेगा, और पानी का टेंडर होगा, तो उद्योगपति हर घर में पानी की सप्लाई करेंगे। उसी प्रकार से ईंधन खत्म होगा, रसोई गैस खत्म होगा। लकड़ी को तो छोड़ करके हम लोग जो है रसोई गैस में शिफ्ट हुए, एलपीजी में शिफ्ट हुए। जब एलपीजी खत्म हो जाएगा, तो फिर कोई दूसरा विकल्प आएगा। अब दूसरा विकल्प जब आएगा, तो वो प्राकृतिक ईंधन नहीं होगा, बल्कि उसको भी उद्योगपति कनेक्शन देगा।
तो उद्योगपति हमको गैस का कनेक्शन देगा, पानी का कनेक्शन देगा, भोजन का कनेक्शन देगा। पेड़ पौधे कट रहे हैं, हवा प्रदूषित हो रहा है, शुद्ध हवा मिलना मुश्किल हो जाएगा। शहर में, गांव में, सड़क पे जो निकलेगा वो बीमार पड़ जाएगा। शुद्ध हवा के लिए लोग तड़पेंगे, तो घरों घर में जो है ऑक्सीजन का भी कनेक्शन होगा, शुद्ध ऑक्सीजन का कनेक्शन होगा। जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का कनेक्शन देखे है ना, मरीज के ऊपर नाक में लगा करके उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, उसी प्रकार से हर घर में ऑक्सीजन का इमरजेंसी कनेक्शन होगा, और वो भी उद्योगपति ही बनाएगा। इस प्रकार से भीषण आर्थिक संकट आएगा। हमारे लोग गांव को छोड़ करके जब शहर में चल देंगे, गांव में कोई रहेगा ही नहीं, तो सब खेती करना बंद कर देंगे, तो खेती कौन करेगा? बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन कौन खिलाएगा? उद्योगपति खेती करेगा। जैसे अभी कोयला खदान के लिए जमीनों का अधिग्रहण होता है, चाहे लोहे के खदान के लिए जमीनों का अधिग्रहण होता है, बिजली पैदा करने के लिए, डैम बनाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण होता है, उसी प्रकार से आने वाले समय में खेती करने के लिए एग्रीकल्चर ब्लॉक बनाएगी सरकार, और उद्योगपतियों को टेंडर देगी। अब ये प्रक्रिया चालू हो चुका है। अडानी के बड़े बड़े गोदाम बनकर रेडी हैं। अभी जो है कृषि कानून जो आ रहा था उसी के तहत आ रहा था, वो तो किसानों ने आंदोलन करके उसको रोक दिया, नहीं तो अभी तक जो लागू हो चुका था। जिसके बाद थोड़ा बहुत जमीन है वो खेती कर नहीं पाएगा, उद्योगपति है उसके साथ डील करेगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फार्मिंग बोलते हैं। उद्योगपति बोलेगा कि जमीन तुम्हारा होगा, लेकिन बीज खाद मैं दूंगा, मेरे हिसाब से खेती करो और मेरे हिसाब से मैं उसको खरीदूंगा। जिस प्रकार से अंग्रेज लोग जो नील की खेती करवाते थे, नील का बीज, नील का पौधा वही देते थे और अपने हिसाब से खरीदते थे। तो जिस प्रकार से अंग्रेजों के समय में हुआ था, उससे भी ज्यादा बुरा कंडीशन उद्योगपतियों के समय में होने वाला है। क्योंकि उद्योगपतियों के दिल में संवेदना नहीं होती है। अगर संवेदना होती तो जंगलों को काट करके अपने कारपोरेट खड़ा नहीं करते। रविंद्र बरावी जी माइक बंद कर लेंगे। रविंद्र बरावी जी माइक बंद कर लेंगे। इस प्रकार से उद्योगपति खेती करेगा, और जब उद्योगपति खेती करेगा तो अपने पैकेट में वो चावल के दाने, गेहूं के दाने अपने ब्रांडेड नाम से लॉन्च करेगा। अभी तक आप लोहे का ब्रांड सुने होंगे, कपड़े का ब्रांड सुने होंगे, चावल का ब्रांड, गेहूं का ब्रांड, सरसों का ब्रांड, उसका ब्रांड नहीं होता है ना, वो तो नेचुरल चीज है। पानी का कभी ब्रांड नहीं हो सकता, लेकिन ब्रांड बाजार में चल रहा है अब। बिस्लरी पानी का ब्रांड है ना, किंडले पानी का ब्रांड है ना। उसी प्रकार से आने वाले समय में अनाज का ब्रांड होगा, क्योंकि उद्योगपति जब खेती करेगा तो जो अनाज बिना ब्रांड के सस्ते में मिलता है, वो उस पर टैक्स भी जुड़ा रहेगा, उसमें कई प्रकार की पैकेजिंग चार्ज भी जुड़ा रहेगा, और पैकेट में बाजार में आएगा। तो क्या उसको खरीद करके खाने के लिए हमारे पास रुपया होंगे? अच्छा, पैकेट वाला अनाज खरीद भी लिए तो उसको पकाओगे कहाँ? शहर में तो सोने तक के लिए जगह नहीं होगा, तो रसोई घर होगा क्या? नहीं होगा। तो शहर में लोग खाना बनाना भी बंद कर देंगे, क्योंकि गैस मिलेगा नहीं। मिलेगा तो भोजन की कीमत से ज्यादा गैस का कीमत पड़ जाएगा, इससे लोग खाना बनाना भी बंद कर देंगे। तो उद्योगपति सीधा सीधा भोजन का पैकेट ही लॉन्च करेगा ना, अनाज क्यों लॉन्च करेगा? वो भोजन का पैकेट बाजार में उतारेगा। जैसे पशु चारा आता है, जिस प्रकार से मुर्गी चारा आता है, जिस प्रकार से मछली चारा पैकेट में आता है, उद्योगपति बनाता है, उसी प्रकार से आने वाले समय में उद्योगपति आदमी चारा लॉन्च करेगा। पैकेट में जो आएगा वो आदमी चारा ही कहलाएगा, भोजन नहीं कहलाएगा। तो जो आदमी चारा खा करके जिंदा रहेगा, उसका कोई स्वाभिमान होगा? उसका कोई आत्मविश्वास, गौरव कोई होगा कि वो आगे की तरक्की करने के लिए कुछ सोच पाएगा? अपने प्राकृतिक चीजों को खाता है, फिर भी तो वो
दूर की चीजों को सोच नहीं पा रहा है, मानसिक रूप से गुलाम हो जा रहा है, तो उस समय किस लेवल की गुलामी होगी। शहर में अभी हम लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई कर रहे हैं ना। आने वाले समय में जब शहर में लोग भर जाएंगे, सोने के लिए जगह कम पड़ेगा, तो लोग चटाई बिछा करके सड़क किनारे सोएंगे। और कोई पहले से चटाई बिछा करके रखेंगे, क्योंकि खाली जगह देख करके कोई दूसरा आदमी आकर के सो जाएगा। तो जिस प्रकार से सब्जी बाजार में लोग अपने लिए जगह पहले से रिजर्व करके रखते हैं, वहीं पर सब्जी लगाते हैं, उसी प्रकार से सड़क किनारे भी लोग सोने के लिए पहले से अपना जगह आरक्षित करके रखेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे की जगह पर सो जाएगा तो मर्डर भी हो सकता है, इतना लड़ाई होगा कि तुम मेरे सोने की जगह पर सोए कैसे। उस समय लड़ाई जल जंगल जमीन की नहीं होगी, उस समय लड़ाई भाषा संस्कृति को बचाने की नहीं होगी, उस समय लड़ाई सिर्फ इस बात का होगा कि तुम मेरे सोने की जगह पर सोए कैसे। इस बात की लड़ाई होगी। जिस प्रकार से कुत्ता दूसरे एरिया में जाता है तो उस एरिया के सारे कुत्ते मिल करके बाहर से आए हुए कुत्ते को भगाने के लिए भौंकते हैं, उससे लड़ते हैं। उसी प्रकार से एक क्षेत्र का मजदूर जब दूसरे क्षेत्र के में मजदूरी करने के लिए जब जाएगा, तो लोग बोलेंगे कि देखो ये बाहरी मजदूर आ रहा है हमारे क्षेत्र में, हमारे सोने की जगह पर कब्जा करेगा, इसको भगाओ, ऐसा बोलेंगे। फिर आपस में सोने की जगह के लड़ेंगे। इतना बुरा कंडीशन आने वाला है। और ये जो भीषण समस्या आने वाला है, इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। सरकार भी हमारे घटते हुए संपत्ति को नहीं बचा सकता। वो हमको जमीन देगा भी तो देगा, कितना जमीन देगा। ज्यादा से ज्यादा जंगल में बोलेगा कि हम पट्टा दे देंगे, जंगल का बोले तो कब तक पट्टा देगा जंगल जंगल का। जंगल का पट्टा भी तो बंटवारे में खत्म हो जाएगा एक दिन। तो हमारे संपत्ति में बढ़ोतरी सरकार भी नहीं कर सकती। घटते हुए पानी को, सूखते हुए नदी को, सूखते हुए तालाब को, शहर जो सूखाग्रस्त होगा, प्रदूषित होते हुए वातावरण को, जहरीला होते हुए पानी को सरकार भी नहीं रोक सकती। हम अपना सोचते हैं ना कि हम अपना खुद का राजनीतिक पार्टी बना करके अपना राष्ट्रपति बना देंगे, तो भी हमारी समस्या का समाधान नहीं है। इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ वो किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे आदिवासी समुदाय के पास है। आदिवासी समुदाय के पास क्यों है? क्योंकि आदिवासी समुदाय के पास गांव हैं अभी भी। भले हम लोग उस गांव में आखिरी पीढ़ी के लोग हैं, हम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं गांव में रहने वाले लोग। हमारा बच्चा गांव में नहीं रहेगा। आपका नौकरी लग जाएगा तो आपका बच्चा गांव में नहीं रहेगा, वो शहर में घर बना करके रहेगा। इसलिए हम लोग आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो गांव में अभी भी हैं। हमारे बाद का पीढ़ी गांव में नहीं रहेगा। इसका मतलब अभी बचने के लिए सिर्फ एक पीढ़ी ही हमारे पास है, दूसरा पीढ़ी हमारा हमको नहीं बचा सकता। हम ही लोग अपने समाज को बचा सकते हैं, हमारा बच्चा वाला पीढ़ी समाज को नहीं बचा सकता, क्योंकि गांव में ही नहीं रहेगा वो। इसलिए हमको ही कुछ करना होगा। तो इसको करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया, उस व्यवस्था का नाम है आर्थिक गण व्यवस्था। और आर्थिक गण व्यवस्था के तहत हमको क्या करना है? ब्लॉक लेवल की और गांव लेवल की कार्य योजना बनानी है। और ये कार्य योजना जो है संपत्ति को बढ़ाने को लेकर के होंगे, और दूसरा जो है समाज के बाजार को खड़ा करने को लेकर के होंगे। गांव ही इस समस्या का समाधान क्यों है? क्योंकि गांव में हमारे कच्चे माल हैं, और जितने भी उद्योग व्यापार चल रहे हैं वो गांव के कच्चे माल से चल रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति तेल का पैकेट बेचते हैं, सरसों तेल, सोयाबीन का तेल। हम कहां से तेल खरीद के खाते हैं? दुकान से खरीद के खाते हैं। दुकान से खरीदा हुआ तेल कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। किससे बनता है? सरसों से बनता है। लेकिन सरसों की खेती उस उद्योगपति के पास नहीं है, वो सरसों कहां से खरीदता है?
कहाँ पैदा होता है? सरसों खेत में पैदा होता है। और खेत शहर में नहीं होता, कहाँ होता है? गांव में होता है। और गांव किसका है? हमारे पूर्वजों का गांव। हम जो कपड़ा पहनते हैं वो कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। किससे बनता है? कपास से बनता है। कपास कहाँ पैदा होता है? खेत में पैदा होता है। खेत कहाँ होता है? शहर में नहीं होता, गांव में होता है। और गांव किसका है? हमारे पूर्वजों का है। इसका मतलब सारे कच्चे माल हमारे गांव में है। लोहा किससे बनता है? लोहे के खनिज से बनता है। खनिज कहाँ निकलता है? खदान में निकलता है। खदान शहर में नहीं होता, गांव में होता है। और गांव कहाँ है? हमारे पूर्वजों का है। बिजली किससे बनता है? कोयले से बनता है। कोयला कहाँ निकलता है? खदान में निकलता है। खदान शहर में नहीं होता, गांव में होता है। और गांव किसका है? हमारे पूर्वजों का है। इसका मतलब गांव को हम पूरी तरह से संगठित कर दें। हम सब लोगों को गांव लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर काम करने की जरूरत है। हम सब लोगों को प्रदेश, जिला और राज्य और नेशनल लेवल के काम करने की जरूरत नहीं है। जितने भी संगठन बने हुए हैं, राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी, प्रदेश लेवल के पदाधिकारी, जिला लेवल के पदाधिकारी, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी, गांव लेवल के एक भी पदाधिकारी बनने के लिए कोई तैयार नहीं। गांव लेवल पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। किसी प्रदेश लेवल के पदाधिकारी को बोलिए, वो बोलेगा कि अच्छा मैं प्रदेश लेवल का पदाधिकारी हूं, आप मुझे गांव लेवल का पदाधिकारी बना रहे हो, ऐसा बोलेगा। जबकि गांव और ब्लॉक से ऊपर कुछ नहीं है, हवा है, आसमान है। हमारा समाज सिर्फ गांव में है, ब्लॉक में नहीं है। हमारा समाज जिला में नहीं है, प्रदेश में नहीं है, जो भी है हमारे गांव में है। इसलिए गांव को मजबूत करना पड़ेगा और ब्लॉक को मजबूत करना पड़ेगा। तो गांव को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गांव में हमारे पूर्वजों द्वारा संचालित परंपरागत रूढ़ी प्रथा विधि के तहत, दंड व्यवस्था के तहत पारंपरिक ग्राम सभाओं को मजबूत करना पड़ेगा। गांव के रूढ़ी जन्य विधि को मजबूत करना पड़ेगा। गांव के दंड विधान और गांव के फैसला लेने के तरीके, गांव का निर्णय लेने के तरीके को जीवित करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने गांव को किसके हाथ में सौंप दिया है? सरपंचों के हाथ में सौंप दिया है। सरपंच गांव के मुखिया नहीं होते, वो एजेंसी होता है ग्राम पंचायत, सरकार और गांव के बीच में मध्यस्थता करने वाला एजेंसी है, जो सरकार की योजना को गांव में लाता है और गांव की बातों को, गांव की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने वाला वो एजेंसी है। सरकार नहीं है गांव का। सरकार कौन है? गांव की परंपरागत बैगा, मुखिया, माझी, कोटवार, बूढ़ी व्यवस्था, वो हमारा सरकार है, गांव की सरकार है। तो गांव की सरकार को मजबूत करना पड़ेगा। जिस प्रकार से केंद्र में केंद्र सरकार होता है, जिस प्रकार से राज्य में राज्य सरकार होता है, उसी प्रकार से हमारे गांव में परंपरागत गांव सरकार होता है। अब इस सरकार को, खास करके आदिवासियों को, अपने परंपरागत रूढ़ी जन्य विधि के तहत जीवन जीने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार, अपने विवादों को निपटाने का अधिकार उसको संविधान और कानून भी देता है। हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना। छोटा मोटा झगड़ा होता है, सीधा हम दौड़ करके थाने जाते हैं। थाने में जाने के बाद फिर वो मामूली से केस है, फिर भी वो लंबे समय तक केस ही चलेगा। जमानत के लिए पैसे नहीं है तो फिर पड़े रहिए 6 महीना साल भर तक जेल में। बहुत से लोग जेल में इसलिए पड़े हैं क्योंकि उनके पास जमानत करने के लिए पैसे नहीं है, उनको छुड़ा करके लाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। और वो गरीब आदमी है, वो सोचता है कि घर में जाऊंगा तो रोजी मजदूरी के लिए भी बड़ी समस्या है। जेल में कम से कम 2 टाइम का खाना तो मिलता है, आराम से यहाँ काम करना भी नहीं पड़ता है, पड़े पड़े खाए खाए रहो, पड़े रहो। ऐसा भी बहुत से गरीब लोग हैं जो चाहते हैं कि हे भगवान मुझे जेल में ले जा, कम से कम वहां मुझे 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। ऐसा भी हमारा समाज गरीबी में है।
यदि गांव की हमारी परंपरागत व्यवस्था में आपराधिक प्रकरणों को अगर छोड़ दिया जाए, हत्या बलात्कार जैसे आपराधिक प्रकरण है, उन प्रकरणों को थाना में जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विवाद के मामलों को तो गांव में ही सुलझाया जा सकता है। और सरकार भी चाहती है, इसीलिए तो गांव गांव में न्याय समिति, पुलिस विभाग भी बना करके रखा हुआ है, ताकि गांव के मामले गांव में सुलझ सके, थाना तक आने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हमको ही कुछ नहीं करना है, बस जो भी करे सरकार के लोग करे, ऐसा सोचते हैं तो कहां से होगा। तो गांव को मजबूत करना है, और गांव में बरार सिस्टम है उसको मजबूत करना है। तो गांव लेवल पर खरवन और बरार केंद्रीय लेवल पर जो लागू किया गया है, उसको मजबूत करना है। तो गांव में परंपरागत जो बरार है वो तो रहेगा ही। परंपरागत बरार का मतलब क्या होता है, जब भी गांव में कोई सार्वजनिक त्योहार होते हैं, तो उसमें घरों घर बराबरी से राशि या अनाज इकट्ठा किया जाता है, उसको बरार कहते हैं। इसको आर्थिक गण व्यवस्था में विधि बना करके, नियम बना करके पहले सरगुजा संभाग के 6 जिलों में प्रयोग किया गया। परंपरागत बरार के अलावा सेंट्रल बरार बनाए गए, केंद्रीय बरार। वो केंद्रीय बरार जो है गांव लेवल पर भी है और सेंट्रल लेवल पे भी है। तो गांव लेवल पर 3 प्रकार के चीजें बनाई गई। एक तो खरवन जिसको बोलते हैं, खरवन का मतलब होता है कि धान बिसाई के बाद या अनाज की सफाई के बाद कुछ हिस्सा हम अपने सहयोगी जातियों के लिए निकाल करके रखते हैं। लोहार के लिए, बैगा के लिए, कोटवार के लिए, गाय चराने वाले राउत के लिए जेवर निकाल करके रखते हैं। बांस की टोकरी में चाहे सूपा में अनाज होता है, उसमें प्याज होता है, लहसुन होता है, नमक होता है, मिर्चा होता है, तेल होता है। साल भर में ऐसे कुछ हिस्से हम अपने, हमारे समाज की, हमारे रूढ़ी प्रथा में जो लोग सहयोग करने वाले जो समुदाय है, उनको हम निकाल करके देते हैं साल में एक बार। उसको खरवन कहा जाता है। कई बार मंगन जोगी लोग भी आते हैं मांगने के लिए, भाई किसान राजा मेरा खरवन कहाँ है, तो उसको बिना सोचे सुपा में निकाल करके देते हैं। वही खरवन व्यवस्था को लागू किया गया है कि हम सबके लिए एक एक हिस्सा निकाल के रखते हैं। अब जो है अपने समाज के, अपने गांव के लिए भी एक हिस्सा निकाल करके रखना है। 2% खरवन। हम गांव में जो भी उत्पादन करें, चाहे गेहूं हो, सरसों हो, धान हो, मक्का हो, और जो भी वनोपज इकट्ठा करें, चाहे महुआ हो, चाहे पत्ता हो, चाहे तेंदू हो, चार हो, उसका 2% अपने गांव के परंपरागत खाते में जमा करना है। गांव की सार्वजनिक पूंजी उसको बनाना। 2%। यदि मैं गेहूं पैदा किया तो गेहूं का 2% गांव में देना है। 2% नियम में है, चाहे तो आप 1 बोरी भी दे सकते हैं, आधा बोरी भी दे सकते हैं, आपकी स्वेच्छा। गांव भर के लोग ऐसा खरवन इकट्ठा करके क्या करेंगे, उसको गांव लेवल का एक खाता खुलेगा, उस खाते में उसको पैसा बना करके जमा करना है। सार्वजनिक खाता होगा गांव का, उस पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। जो सचिव होगा वो सिर्फ दस्तखत करेगा, पैसा खर्चा करने के लिए अलग व्यक्ति होगा। उसका केस बुक बनेगा, उसका जो है सामाजिक सोशल ऑडिट होगा गांव लेवल पर। तो ऐसा करके पूंजी का निर्माण करना है, गांव लेवल पर सामुदायिक फंड का निर्माण करना है। इसके अलावा दूसरा लेवल का बरार क्या है, श्रम मूल्य बरार। श्रम मूल्य बरार का मतलब है, पहले जिस समय कोई सरकार नहीं था, उस समय हमारे गांव में हमारे पुरखा लोग बांध बना दिए, तालाब बना दिए, नहर बना दिए, गांव की कच्ची सड़क को जो है वो पत्थर डाल करके पक्का बना दिए, श्रमदान के माध्यम से। गांव में इतने बड़े बड़े खेत दिखाई देते हैं, कैसे बना होगा, उस समय तो सरकार नहीं था, उस समय जेसीबी नहीं था, उस समय ट्रैक्टर नहीं था, फिर भी इतने बड़े बड़े खेत कैसे बन गए। सरकार ने नहीं बनाया, हमारे पूर्वजों ने एक दूसरे का श्रमदान करके बनाया। कि भाई भाई मैं आपके खेत में काम करूंगा, आप मेरे खेत में काम करिए, हम सब लोग मिल करके सबके खेत में काम करेंगे। इस प्रकार से सामुदायिक श्रम करने की व्यवस्था थी। आज सामुदायिक श्रम करने की व्यवस्था खत्म हो गई ना। सब अपना निजी निजी श्रम कर रहे हैं, व्यक्तिगत श्रम कर रहे हैं।
किसी को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। और बोलते हैं कि मजदूर नहीं मिलता है, कहां से मिलेगा? मजदूर आसमान से थोड़ी टपकेगा। मजदूर नहीं मिलता है बोलते हैं। सबको फ्री में चावल मिल रहा है तो मजदूर मजदूर नहीं मिलता है, ऐसा लोग बोलते हैं। मजदूर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने खुद काम करना बंद कर दिया। हमने खुद काम करना बंद कर दिया। हम कितनों भी पढ़ लिख जाए, जमीन से अलग नहीं हो सकते। इस बात को समझना होगा। और जो व्यक्ति पढ़ लिख करके खुद को बड़ा समझ करके अपने लिए सब्जी भी पैदा ना कर सके अपने खाने के लिए, तो उसका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए अपने खाने के लिए कम से कम सब्जी तो पैदा कर सको। इस लेवल की जमीन की जुताई करना पड़ेगा। इतना तो श्रम करना पड़ेगा ना, कि हम अपने खाने के लिए कम से कम प्याज और आलू तो पैदा कर सकें। इतना तो बागवानी लगाना पड़ेगा ना। और जब इतना भी श्रम करेंगे, तो हम जब सामूहिक रूप से श्रम करेंगे तो हमारा गांव में इतने जमीन है कि गांव जो है हरा भरा हो जाएगा। और हम पूरे देश में और विदेश में अनाजों की आपूर्ति कर सकते हैं। गांव के सारे खेत खाली रहते हैं, बरसात में बस खेती होता है, बाकी समय खाली पड़ा रहता है। क्योंकि मजदूर नहीं मिलते हैं। और मजदूर आसमान से थोड़ी आए, हम सब लोग ही मजदूर है ना। अपने खेत में काम करना कोई श्रम की काम तो बात की थोड़ी है। जब हम बाहर घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जब छुट्टी ले सकते हैं, तो हम सब कर्मचारी लोग मिल करके साल में 2 दिन 3 दिन छुट्टी ले करके गांव भर में, चाहे वो कलेक्टर क्यों ना रहे, एसडीएम क्यों ना रहे, अपने गांव में कम से कम 2 दिन जा करके श्रमदान करे। एक ही दिन करे, मिल करके सब लोग करे श्रमदान। इसके लिए श्रम मूल्य बरार बनाया गया है। श्रम मूल्य बरार का मतलब यह है कि गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, एक परिवार को 2 श्रमदान अपने गांव में देना अनिवार्य होगा हर साल। इसके लिए भी नियम बना हुआ है, अपने गांव में नीति पारित करके प्रस्तावित करके इसको लागू करना है। श्रम देना जरूरी है, चाहे कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। लेकिन जिसके पास इमरजेंसी फंस गए, वो आ नहीं पाया, तो श्रम देने के बजाय वो श्रम मूल्य देगा। और श्रम मूल्य कितना है? जो रोजगार गारंटी में जो रेट चल रहा है, मनरेगा में जो रेट चल रहा है, अब तो राम जी योजना उसको बना दिया गया है, उसमें जो दैनिक मजदूरी दर चल रहा है, उतना दैनिक मजदूरी दर हर साल अपने गांव के खाते में जमा करना है। तो 2 प्रकार से इनकम का स्रोत हो गया। एक तो दैनिक मजदूरी दर साल में 2 गांव को देना है। दूसरा जो भी उत्पादन और उपज होगा उसका भी जो है 2 हिस्सा देना है, 2% देना है। राजेंद्र जी माइक बंद कर लेंगे। राजेंद्र जी आपका माइक चालू है, बंद कर लेंगे। तो ये 2 प्रकार के गांव के लिए स्रोत हो गए इनकम का। तीसरा स्रोत, जब भी विवाद के प्रकरण हो तो वो गांव में पहले रजिस्टर में लिखा जाए और उसमें कुछ मामूली शुल्क रखा जाए और उसका बैठ करके फैसला किया जाए, तो रजिस्ट्री शुल्क आएगा। और साथ में जो है विवाह पंजीयन, सगाई पंजीयन, और कोई दारू पी करके हुल्लड़बाजी कर रहा है उसका जुर्माना। ऐसे करके गांव में कई लाख रुपया, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपया पूंजी बनाना है। और उस पूंजी से क्या करना है? गांव में जितने भी कच्चे माल होंगे, एक भी कच्चे माल उद्योगपति और व्यापारी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। गांव में ही सारे चीज को खरीद लेना है समाज की तरफ से। और जो बनने लायक चीज है उसको गांव में ही प्रोसेसिंग करना है। और प्रोसेसिंग करके, पैकिंग करके उसको मार्केट में लॉन्च करना है। गांव के सारे कच्चे मालों को प्रोसेसिंग करना है गांव की तरफ से, सार्वजनिक रूप से करना है। ये गांव लेवल की योजना हो गई। और ब्लॉक लेवल की क्या योजना है? ब्लॉक लेवल की योजना है कि हर ब्लॉक में हमारे समाज का बाजार का निर्माण करना। और बाजार कहां पर निर्माण होगा? समाज के सार्वजनिक जमीन खरीद करके, 400 एकड़, 500 एकड़ जमीन खरीद करके, उस जमीन के ऊपर नालंदा विश्वविद्यालय की तरह, तक्षशिला विश्वविद्यालय की तरह खुद का एक बाजार खड़ा करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की तरह हर ब्लॉक में हमारी समाज के सार्वजनिक बाजार हो।
जमीन खरीद करके उसको रजिस्ट्री करा करके उसके ऊपर बाजार का निर्माण करना है। जब हमारे पूर्वज बड़े बड़े गढ़ किला पहाड़ के ऊपर बना दिए, जिस समय कोई सड़क नहीं था, कोई पुल पुलिया नहीं था, कोई जेसीबी नहीं था, कोई ट्रक नहीं था, इसके बावजूद भी पहाड़ के ऊपर कई मंजिल और जमीन के नीचे कई मंजिल महल खड़ा कर सकते हैं। तो आज हमारे पास क्या चीज की कमी है? पैसों की कमी नहीं है, सड़क की कमी नहीं है, हर जगह पुल पुलिया बने हुए हैं, ट्रैक्टर है, जेसीबी है, मोबाइल है, नौकरी है, सब कुछ तो है। उस समय हमारे पूर्वज सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित कर दिए। आज हम सब लोग मिल करके अपने ब्लॉक पर एक चाय का ठेला नहीं खोल पा रहे हैं समाज के किसी बेटे के लिए। हॉस्पिटल स्कूल बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे शिक्षा, ऐसे तरक्की पर भी हम लोगों को चिंतन करना होगा कि हम तरक्की कर रहे हैं कि विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्लॉक लेवल पर बाजार का निर्माण करना है। बाजार बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाजार ही वो पावरफुल शक्ति है, सबसे शक्तिशाली सिस्टम यदि कोई होता है किसी देश का तो वो है बाजार। आज दुनिया में विश्व भर में लड़ाई क्यों चल रहा है? बाजार की लड़ाई है। इस बात की लड़ाई है, बाजार की लड़ाई है। आज चाइना जो है पूरे विश्व भर में अपने प्रोडक्ट फैला करके शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। किस कारण से? बाजार के कारण से। चाइना का बाजार विश्व भर में फैल रहा है। अमेरिका चाहता है कि उसका बाजार पूरे विश्व भर में फैले। जापान चाहता है कि जापान का बाजार पूरे विश्व भर में फैले। इस दुनिया में पहले पहले होता रहा होगा रामायण और महाभारत के समय में धर्म युद्ध। आज के समय में धर्म युद्ध नहीं होता, आज के समय में बाजार का युद्ध है। इस बात को हमको समझना होगा। बाजार शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि बाजार ही ऐसा चीज है जहां पर हम जो कुछ भी कमाते हैं वो बाजार में जाता है। जिस प्रकार से आप लोग सुने होंगे कि आकाश में, अंतरिक्ष में एक कौन से ग्रह बोलते हैं जो सब ग्रह को खा जाता है? ब्लैक होल ना। ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब यह है कि अंतरिक्ष में ऐसा ग्रह होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि उसके संपर्क में आने वाले जितने भी ग्रह हैं वो सबको निगल जाता है ब्लैक होल। उसी प्रकार से बाजार है। हम जो कुछ भी कमाते हैं, चाहे मजदूरी के रूप में पैसा कमाएं, चाहे सैलरी के रूप में पैसा कमाएं, चाहे व्यापार करके पैसा कमाए, वो सारा पैसा को चुंबक की तरह खींच लेता है। उस जगह का नाम है बाजार। सारे पैसे एक ही जगह जाता है, बाजार में। और दूसरा, हम जो कुछ भी पैदा करते हैं, चाहे गेहूं पैदा करे, चाहे सरसों पैदा करे, चाहे मक्का पैदा करे, चाहे तेल पैदा करे, वो सारा चीज को भी बाजार खींच लेता है, वहीं जाता है। हम पैदा करते हैं वो भी बाजार में जाता है, हम कुछ कमाते हैं वो भी बाजार में जाता है। और बाजार हमारा नहीं है। बाजार में मुश्किल से 2%, 3% लोग वैसे बैठे हुए हैं, और 98% लोगों का पैसा और 98% लोगों का पैसा और परिश्रम को वो खींचता है अपने तरफ, और ब्लैक होल की तरह सारे शक्तियों को अपने में समा लेता है, और पूरी दुनिया की ताकत को वो बाजार कंट्रोल करता है। हमको लगता है कि देश तो सरकार चलाती है, सरकार नहीं चलाती, बाजार चलाती है। इसलिए किसी भी देश में दो ही पावरफुल चीज है, एक सरकार है और दूसरा बाजार। सरकार कैसे बनता है? वोट से बनता है। बाजार कैसे बनता है? नोट से बनता है। सरकार बनाने के लिए वोट किसके पास है? हमारे पास है। जब हम वोट देते हैं तभी तो सरकार बनता है, ना दे तो सरकार नहीं बनेगा। पब्लिक के पास वोट का पावर है, वोट से सरकार बनता है। उसी प्रकार से बाजार भी नोट से बनता है, और नोट पब्लिक के पास है। पब्लिक हम हैं, हम नोट देते हैं तभी बाजार बनता है। यदि नोट नहीं देंगे तो बाजार भी नहीं बनेगा। हम सरकार बनाने के लिए दूसरों को वोट देते हैं, इसलिए दूसरों का सरकार बनता है। उसी प्रकार से हम बाजार बनाने के लिए भी दूसरों को अपना नोट देते हैं, इसलिए दूसरों का बाजार बनता है। हमारा कुछ भी बाजार नहीं है, ना सरकार नहीं है। और जिस समाज का सरकार और बाजार नहीं होता वो मजदूरों का बाजार कहलाता है, मजदूरों का मंडी। जैसे बकरियों का मंडी होता है, जिस प्रकार से भेड़ों का मंडी होता है,
उसी प्रकार से हम सब लोग क्या हैं?